तो हम रुकेंगे आपके ओपिनियन के लिए, लेकिन वो भी बात मुझे उठानी है कि क्रिश्चियन मेसी की जो 209 एफओआईएस के रिक्वेस्ट है। हेलो, तो आपका जो पॉइंट है ना कि ये क्वेश्चन ऐसे किया, क्वेश्चन उल्टा सीधा करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन बहुत सीधे है, और अगर मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, हमारे आरटीएस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आपने आइसोलेट किया तो उसकी मेथोडोलॉजी और वो प्रोसीजर करके दिखाओ, बात खत्म हो जाएगी ना। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो एक मेरा पॉइंट था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, क्योंकि इसी को हम ज्यादा आगे नहीं लेके जा सकते। वी कैन कम बैक व्हेन यू रीड दी लेटर्स। ठीक है, हो गया। मैं इंटरवीन करता हूं आपकी इजाजत से जी। ये कि इस लेटर में क्या था, लेटर में पढ़ा नहीं पढ़ा, ये विषय है ही नहीं। विषय ये है कि आपने वायरस के बारे में जो आपकी जानकारी है, आपकी राय में क्या वायरस अस्तित्व में है? कोई भी वायरस, क्या आप मानते हैं कि कोई भी वायरस दुनिया में अस्तित्व में है और उसे आइसोलेट किया जा सकता है? आप इतने बड़े रिसर्चर हैं डॉक्टर मुफस्सिल, तो आपका ओपिनियन क्या है? जैसा कि कल आशुतोष जी, हमने पहले ही एक क्लियर किया फॉर्मेट में कि आज हम कोई आपके क्वेश्चंस के जवाब दें, क्योंकि ये साइंटिफिक मैटर है, इसको सिस्टमैटिकली जाना चाहिए। और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, और सारी बात आइसोलेशन पे आती है। और कोई हमें चैलेंज करता है कि आइसोलेशन का प्रोसेस करेक्ट है और इसीलिए हम बिलीव करते हैं कि वायरस एग्जिस्ट करता है, तो हम उसी को चैलेंज कर रहे हैं, हम उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसके लिए उसी पे टिका रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारा वायरस का गेम आइसोलेशन के प्रोसेस पे ही है, और हम दिखाएंगे, हम डिटेल में जाएंगे उसके। लेकिन मैं ये डिस्कशन थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ। देखो, दो टाइप के डिस्कशंस हम करना चाहते हैं। एक है लॉजिक बेस्ड, क्योंकि हम जितना टेक्निकल बात करेंगे, और यही मुझे प्रॉब्लम लगता है और आईएमएस को प्रॉब्लम लगता है कि योहान ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, छोटे थोड़े, और उसको बहुत टेक्निकली भी एक्सप्लेन किया, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता। इसलिए हमारा पहला अप्रोच हमेशा होना चाहिए, अगर हम साइंटिफिकली साउंड हो, तो भी हमारा पहला अप्रोच होना चाहिए कि हम लोगों को समझे ऐसी सिंपल भाषा में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आइसोलेशन की भी बात करते तो पहले हम उनको लोगों को समझाना, क्योंकि सब लोग ये वर्ड को नहीं समझते, तो उसको डिटेल में जब जाएंगे कि सिंपलिस्टिक फॉर्म में इसका मतलब क्या है, तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक और चीज योहान को पूछना चाहूँ, क्योंकि देखो, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ एंटिटी, कलेक्टिव डिसीजन है हमारा। हम सामने वाला अगर हमको कुछ बोलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और इसका मैसेज गलत जाता है लोगों में, और आज सबसे ज्यादा सफर पब्लिक कर रही है। तो मुझे योहान को एक बात पूछनी है, आपने अपने वीडियो में, बिकॉज आई एम गोइंग सीक्वेंस वाइज, तो आपने जब अपने क्रेडेंशियल्स बताए उसके बाद में आपने एक बात बोली कि मैंने 2 साल पहले मैं भी एक पीरियड में मेरा ये ओपिनियन हो गया था कि वायरस डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, और उसके बाद, और उसके आपने रेफरेंस भी दिए कि आपके 2 वीडियोस है, उसमें आपने मार्क के साथ और इसके साथ, और एंडी कॉफमैन को और टॉम टोवेन को आपने रेफर किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका पहले का ओपिनियन, फिर आपने जो चेंज किया, और फिर दोबारा आप अभी उस पर आ गए, तो आपको आपके पास ऐसा क्या मतलब माइंड चेंजिंग और गेम चेंजर चीज आई, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि शायद मे भी हमने मिस किया है और आपने उसको पकड़ लिया। तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो दर्शकों के लिए इजी हो जाए। ओके, सो पहली बात तो मेरी ये चीज पे रिसर्च पैंडेमिक से पहले ही शुरू हो गई थी, बिकॉज आई हैड कम अक्रॉस डेविड क्रो नाम के एक रिसर्चर है। तो आई थिंक किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो नहीं बोल रहे थोड़ा म्यूट कर दे। आई थिंक जितेंद्र का डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा, इफ यू कैन म्यूट। नहीं, आई थिंक मुफासिल का है। मुफासिल, इफ यू कैन म्यूट। मेरा एकदम या थैंक्स। सो देखो, मेरी रिसर्च एक्चुअली पहले शुरू हुई पैंडेमिक के, क्योंकि मैं डेविड क्रो नाम के एक रिसर्चर को पढ़ रहा था। तो उनका वेबसाइट अभी भी है, वहाँ पे आई थिंक वो पायनियर रिसर्चर थे। एंड्रू कॉफमैन आए इसमें और थॉमस कॉवन आए, उसके पहले भी वो वायरसेस और वायरस कैसे आइसोलेट नहीं हुए हैं उनके पूरे मतलब पेपर्स है उनकी वेबसाइट में। तो मैं उनको पैंडेमिक के पहले ही फॉलो कर रहा था, और जब ये पूरा चीज़ आया तो
मेरे को ओपिनियन डेवलप करने थे कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बिकॉज मैं भी वो टाइम पे मैंने रिसर्च परस्यू नहीं की थी इस पे। जब ऊपर से सुनना, थोड़े बहुत वीडियो देखना ठीक है, बट जब गहराई से रिसर्च करते हैं तभी हम अपने एक्यूरेट कंक्लूजन बना सकते हैं उस पर। तो मैंने सब लोगों को बहुत देखा, इनफैक्ट जब से डेविड आइक बोलने लगे कि वायरस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डेविड आइक को भी मैं काफ़ी मतलब मेरे सबसे रिस्पेक्टेड रिसर्चर वही है, और मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी है, तो मैं उनको अपनी नज़रों में बहुत ऊंचे स्तर पे रखता हूँ। तो उन्होंने भी ये मान लिया कि वायरस नहीं है। तो वो जिन लोगों को रेफर कर रहे थे उनकी वेबसाइट पे, तो एंड्रू कॉफमैन और थॉमस कॉवन के ही वीडियोस थे, तो वो भी मैं स्टार्टिंग से देख रहा था। तो मैंने वो रिसर्च किया, और फिर उनके वीडियोस काफ़ी देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं, और मतलब ठीक है वायरसेस नहीं है, एटलीस्ट वायरसेस का प्रूफ नहीं है, मतलब जिस तरीके जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमको रखना चाहिए वो नहीं है। वो मेरे टाइम के उतनी थिंकिंग डेवलप हो गई। उसके बाद एक्चुअली मैं एक पॉडकास्ट में गया था, और वहां पे मैं ऐसे ही मैटर ऑफ फैक्ट बोल रहा था कि ये तो प्रूव हो गया है कि वायरस नहीं है, और ये एंड्रू कॉफमैन, थॉमस कॉवन, ये सब लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो फिर मुझे सामने वाले पॉडकास्टर ने चैलेंज किया कि नहीं, ये एक व्यक्ति है और उनके आर्ग्यूमेंट्स ऐसे मतलब बहुत उनका गहरा विज्ञान का समझ नहीं है, इसके लिए उनके आर्ग्यूमेंट्स का कंक्लूजन सही नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक व्यक्ति को पॉइंट किया, और फिर मैंने वो व्यक्ति का वीडियो देखा, तो वो फिर एंड्रू कॉफमैन के वीडियोस को मतलब क्रिटिक कर रहे थे पॉइंट बाय पॉइंट कि एक्सोसोम्स वायरस नहीं है, एक्सोसोम्स और वायरस में फर्क है, और आइसोलेशन कैसे हुआ है, तो ये सब चीज़ को क्रिटिक कर रहे थे। तो तब मेरे दिमाग में मतलब मुझ में थोड़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस आया, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना लिया था, तो मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना था कि मैं गलत हूँ। और मुझे जब भी ऐसी कोई फीलिंग आती है कि मैं कोई चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और फिर वो गलत होता है, तो मैं अपनी पोजीशन जितना जल्दी हो सके सच के साथ अलाइन करने की कोशिश करता हूँ। बट मैंने इमीडिएटली नहीं किया। उसके बाद मैंने काफ़ी डिबेट की दूसरी साइड को भी एक्सप्लोर किया, और वो एक्सप्लोर करने के बाद एटलीस्ट मुझे इतना तो मतलब ठीक हो गया कि ये डिबेट अनकंक्लूसिव है, मतलब दोनों साइड पे ऐसे सबूत, क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन ये है। तो फिर मुझे लगा यार मैं इस पे अभी स्टैंड नहीं लेता और रिसर्च करता हूँ। फिर रिसर्च मैंने जितना करते गया, और एक्चुअली मैं वो टाइम पे बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सब चीज़ों में भी लाइक माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसे तथ्य सामने आए जो कि सिद्ध कर रहे थे कि एक्चुअली में इसका आइसोलेशन हुआ है। तो वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्चर्स आई केम अक्रॉस वाज जेरेमी हैमंड। तो जेरेमी हैमंड ने अभी काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल्स उनकी वेबसाइट में लिखे हैं, क्रिटिकिंग थॉमस कॉवन का जो स्टेटमेंट है वायरस आइसोलेशन पे, और एंड्रू कॉफमैन के जो वीडियोस है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब क्रिटिक करके उन्होंने काफ़ी साइटेड, वेल रेफरेंस्ड लंबे आर्टिकल्स लिखे हैं। तो मैंने जब उनको पढ़ा तो फिर काफ़ी पॉइंट्स मुझे मतलब सेंसिबल लगे उनके, और वो डायरेक्टली मतलब उनके आर्ग्यूमेंट्स को चैलेंज कर रहे थे। और थॉमस कॉवन जिस तरीके से थोड़ी स्टडीज़ को मिसरिप्रेजेंट कर रहे थे या कुछ चीज़ें बता रहे थे जो कि स्टडी में नहीं है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की। उसके बाद फिर मैंने खुद का दिमाग भी लगाया, बिकॉज जब हम लोग PCR टेस्ट के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक स्टडी मिली जहाँ पे वो लोग वायरस कल्चर को यूज़ कर रहे थे, मतलब जिस तरीके से सेल लाइन में वायरसेस डाले जाते हैं सैंपल से और फिर उनका डेथ होता है, तो उस पर रिसर्च चल रही थी वो स्टडी में। और उन्होंने ऐसे आई थिंक 3700 सैंपल लिए थे लोगों से, और फिर उनको कंपेयर कर रहे थे, PCR और वायरस कल्चर को कंपेयर कर रहे थे। तो मैंने हमेशा ये थॉमस कॉवन और इन लोगों से सुना था कि ये जो कल्चर में सेल्स की डेथ होती है वो एक्चुअली में वायरस से नहीं हो रही, बट जो इम्प्योरिटीज डालते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया, एंटीबायोटिक्स डाल दिए, तो ये सब चीज़ें से सेल डेथ हो रहा है। तो मैंने खुद वो पेपर पढ़ा तो मुझे सेंस नहीं बना, बिकॉज वो तो कॉमन सेंस ही बात है कि अगर ठीक है वो जो मीडियम है उसी से सेल्स मर रहे हैं, तो फिर तो सारे सैंपल में कल्चर पॉजिटिव आना चाहिए। बट ऐसे नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने क्या देखा कि जितना PCR का CT कम आ रहा था, उस मतलब PCR का CT कम होना उसका मतलब है कि वो सैंपल में DNA की कॉपी ज्यादा है उसकी, इसके लिए कम CT में पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता है वो। तो जितना कम CT था उतना ही सेल्स में, जो सेल लाइन में सेल्स थे वो मर रहे थे, और जितना उसका ज्यादा CT था, मतलब सैंपल में जितना कम DNA था वो वायरस का, उतना ही कम मर रहे थे। तो ये मेरे लिए क्लियर कॉज एंड इफेक्ट था कि जितना आपके सैंपल में वायरल मटेरियल है वो डिटरमाइन करता है कि सेल्स की डेथ होती है कि नहीं सेल कल्चर में, और ये सिद्ध करता है कि जो टॉक्सिन्स डाले जा रहे हैं या जो एंटीबायोटिक्स डाल रहे हैं उस कल्चर में, उससे नहीं हो रहा। अगर उससे हो रहा होता तो फिर सारा सेम उसके लिए यूज हो रहा है, तो कंसिस्टेंटली हमें देखने को मिलता कि सारे 3700 सैंपल में ही डेथ हो रही है। ऐसी कुछ चीजें मैं भी मतलब मुझे भी एनकाउंटर हुई जो कि इन्हीं के पॉइंट्स को चैलेंज कर रही थी, बिकॉज मैंने इनके वीडियोस काफी देखे थे और मैं इनके आर्ग्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ।
सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जिन्होंने मुझे मजबूर किया और क्वेश्चन करने पे। फिर मुझे थोड़े डबल स्टैंडर्ड्स भी दिखे, मतलब अभी थॉमस कॉवन, एंड्रू कॉफमैन ये लोग बोल देते हैं कि फियर से होता है, तो मतलब कुछ भी ऐसे, मतलब एक साइड के लिए आपका स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस इतना हाई है और फिर दूसरी साइड में आप बोलते हो कि 5G से होता है या इससे होता है, तो फिर उसके लिए भी सिमिलर स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। मतलब अगर हम लोग दोनों कोई कॉजल फैक्टर्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं जो कि बीमारी पैदा कर रही है लोगों में, तो एक चीज के लिए भी एक टाइप का सबूत होना चाहिए, दूसरी चीज के लिए भी दूसरी टाइप का सबूत होना चाहिए। मतलब अगर आप वायरस के लिए बोल रहे हो कि वायरस आइसोलेट होना चाहिए और फिर जो लोगों में दे रहे हो उन्हीं में बीमारी पैदा होनी चाहिए, तो फिर आप जो दूसरी चीजें बोल रहे हो जो आप मानते हो जिनसे बीमारी होती है, उनमें भी आपको सिमिलर लेवल ऑफ एविडेंस मिलना चाहिए, तभी मानना चाहिए आपको। और अगर आप नहीं है ऐसा, तो फिर आप डबल स्टैंडर्ड्स में एंगेज कर रहे हो। मतलब एक चीज के लिए हाई लेवल ऑफ एविडेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई लेवल ऑफ एविडेंस, दूसरी चीज के लिए जैसे कि वैक्सीन हो गए या 5G हो गए, तो कोक्स पोस्टुलेट्स जो है जिसके बेसिस पे हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि वायरसेस डिजीज कॉज करते कि नहीं करते, वो सेम कॉजालिटी क्राइटेरिया बाकी कोई भी आप किसी में भी लगा दो तो फुलफिल नहीं होंगी वो। तो ये सब तो मेरे खुद के मतलब लॉजिकल थॉट्स थे। फिर उसके बाद मैंने एक्सपर्ट से इंटरव्यू भी किया, जर्मी हैमंड का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स रखे वो इंटरव्यू में। वो मेरे इंटरव्यू अभी भी मेरे चैनल पे है, 1.5 साल हो गया उसको। उसके बाद मैंने केविन मैकर्नन का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने खुद PCR के प्रोटोकॉल को चैलेंज किया था, जो कॉमेंट रॉसन का प्रोटोकॉल था। ही वाज वन ऑफ द ऑथर्स ऑन द पेपर, जो जिसपे फाइजर, माइक ईडन भी थे और बाकी लोग थे वो पेपर में। तो उनका मैंने इंटरव्यू किया, तो वो खुद PCR के प्राइमर को चैलेंज कर रहे थे, बट वो फिर इंटरव्यू में बता रहे थे कि हाँ PCR जैसे डिजाइन किया था उसमें गलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि PCR ही पूरा बकवास है। अभी जो आदमी स्केप्टिकल भी है कि जिस तरीके से PCR यूज हुआ, और फिर वो बोल रहे थे कि एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं है कि PCR ही पूरा गलत है। तो ऐसी चीजों से फिर मेरा माइंड प्रभावित हुआ, और फिर अनेक कारण है वो मैंने अपने मतलब डिबेट्स में भी उसका विश्लेषण किया है। तो ये सब पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हुए फिर मैंने अपना पोजीशन चेंज किया कि मैं मानता हूँ कि वायरसेस है और ससेप्टेबल लोगों में इश्यूज पैदा कर सकते हो।